हाय नमस्कार ड्रीमर्स। आज तारीख है 18 मार्च 2021। चलिए अपना डिस्कशन में स्टार्ट करते हैं। डिस्कशन को स्टार्ट करने के पहले हम कार्टून का मीन समझने की कोशिश करेंगे कि देखिए बीजेपी के लीडर हैं ये पीएम मोदी। और राइट, तो अब पीएम मोदी कर क्या रहे हैं कि टीएमसी मतलब जो कि पॉलिटिकल पार्टी है कहाँ की, पश्चिम बंगाल की, तो उनके जो लीडर्स हैं उनको तोड़ तोड़ करके अपने अपने पाले में भर रही है। लेकिन इस पिक्चर में इस बात को इंडिकेट किया जाता है, इस बात को एक्सप्लेन किया जा रहा है कि वो अपने सीनियर लीडर्स जो ऑलरेडी बीजेपी में हैं करें उनको इग्नोर किया जा रहा। मतलब ये हुआ कि जो सीनियर लीडर्स, जो पोजीशन एक सीनियर लीडर को प्रमोट होकर के मिलना चाहिए था, इतने टाइम पे एज ए रिवॉर्ड मिलना चाहिए था, तो टीएमसी के जो कार्यकर्ता हैं, टीएमसी के जो लीडर्स हैं वो आ रहे हैं और इनकी पोजीशन को क्या कर रहे हैं, ग्रैब कर रहे हैं। मतलब यहाँ पर बीजेपी के लीडर्स की पोजीशन को ग्रैब करता हुआ दिखाया गया है इस पिक्चर्स में। ऑलराइट, चलिए अब हम अपना डिस्कशन हम स्टार्ट करेंगे। देखिए डिस्कशन में सबसे पहला वाला है डेमोक्रेसी के रिगार्डिंग। राइटर यहाँ पर कहते क्या हैं कि देखिए कि जब से यहाँ पर औपनिवेशिक राज था, मतलब भारत में क्या था कि ब्रिटेन का उपनिवेश था भारत, कह रहे कि तब से यहाँ पर एक पार्लियामेंट्री सिस्टम चला आ रहा है। कह रहे उसके बाद से हमने क्या किया कि धीरे धीरे डेमोक्रेसी को यहाँ के नसों में क्या फील किया है, भरा है। कहते हैं कि देखिए डेमोक्रेसी को यूज़ करना कह रहे गवर्नेंस का केवल एक ही पिलर है। कह रहे कि उसके लिए कह रहे कि कुछ और भी चीज़ों का होना आवश्यक है। कह रहे कि डेमोक्रेसी का मतलब केवल ये नहीं हुआ कि आपके पास एक कॉन्स्टिट्यूशन है जहाँ से आप क्या करते हो, आप पावर को गेन करते हो और आप उसी पावर से आप रूल करोगे। कह रहे ऐसा नहीं होता है। कह रहे कि आपको इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस की भी आवश्यकता पड़ती है जो आपसे सवाल पूछ सकें, आपको न्याय दिलाने वाली, आपको प्रश्न पूछने वाला एक अलग पिलर आपके पास होना चाहिए, जो कि इस पूरे डेमोक्रेसी को क्या करता है, बैलेंस बना करके रखता है। राइटर आगे कहते हैं कि धीरे धीरे जो इंडिया की जो डेमोक्रेसी है, कह रहे हैं कि वो होता क्या है, धीरे धीरे एक ऑटोक्रेसी की ओर जा रहा है, मतलब एक डिक्टेटरशिप की ओर जा रहा है कि एक ही पॉलिटिकल पार्टी क्या करेगी, एग्जिस्ट कर रही है। एक ही पॉलिटिकल पार्टी क्या कर रही है कि सारे प्लान, सारे डिसीजंस वही ले रही है, तो उनसे सवाल पूछने वाला कोई नहीं है। और अगर कोई सवाल अगर पूछता है तो उसे जो है एंटी डेमोक्रेसी का टाइटल या फिर टेरर का टाइटल दे दिया जाता है। तो राइटर यहाँ पे कहते क्या हैं कि देखिए डेमोक्रेसी को अगर हमें सस्टेन करना है, अगर हमें उसको वापस से अपने ब्रिंक पर लेकर के आना है, तो हमें करना क्या होगा कि उन इंस्टीट्यूशंस जो इंडिपेंडेंट हैं, कह रहे हैं कि उनको हमें एम्पावर करना होगा, हमें उनको वैल्यू देनी होगी, ताकि एक बैलेंस डेमोक्रेसी कह रहे हैं धीरे धीरे होगा। क्या कह रहे हैं कि जब से ये बीजेपी क्या कही है, मतलब ये पावर में आई हुई है, कह रहे उसके बाद से ये बात सही है कि काफ़ी डिसीजन ऐसे लिए गए हैं जिससे कि जो वर्ल्ड लेवल पर जो पॉलिटिक्स थी, कह रहे हैं कि उसका जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो गया, कह रहे हैं उस रेटिंग की वजह से ही तो ऐसा हुआ है। लेकिन इंडिया की जो रेटिंग है, कह रहे हैं वो डेमोक्रेसी के फ्रंट पर जो इंडिसेस या जो इंडेक्सेस लॉन्च किए जाते हैं या पब्लिश किए जाते हैं वेस्टर्न कंट्री के द्वारा, कह रहे हैं उसमें इंडिया की रेटिंग गिर रही है। कह रहे हैं एक तरफ तो अगर हम इकोनॉमिक फ्रंट पर देखें, अगर हम ये जियो पैराडाइज को देखें, तो हमें देखने को क्या मिलता है कि उस इंडिसेस में हमारी ग्रो हो रही है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी हम क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे ऊपर आ रहे हैं, ठीक है। बट जो डेमोक्रेसी वाला फ्रंट है, कह रहे हैं कि जो उसके इंडिसेस हैं, कह रहे हैं कि हम उसमें नीचे जा रहे हैं। तो राइटर कहते हैं कि देखिए एक समय के बाद होगा क्या कि आपके वो सारे अचीवमेंट पानी में मिल जाएंगे। कह रहे हैं कि उसका आपको कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है। कह रहे हैं कि जैसे प्रेस हो गया और न्यायपालिका हो गई, कह रहे हैं कि आपको इन्हें स्वतंत्र रखना होगा ताकि वो निर्णय सुना सकें और ये आपसे सवाल पूछ सकें। और एक अच्छी डेमोक्रेसी में एक अच्छा अपोजिशन का होना जरूरी है, तभी तो बैलेंस बना रहता है। अदरवाइज होगा क्या कि आपसे जो गलतियां हो रही हैं, करे हो सकता है कि आपसे गलती हो सकती है ना, लेकिन आपकी गलती को आपको रियलाइज करवाने वाला कोई नहीं होगा। राइटर बेसिकली यहाँ पर बात करते हैं कि उन इंस्टीट्यूशंस जो कि कॉन्स्टिट्यूशन से पावर गेन करती हैं बट वो पॉलिटिकल नहीं है, मतलब हर 5 वर्ष के बाद वो बदल नहीं जाती है। कह जितने भी ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं, राइटर का कहना है कि उन्हें एम्पावर किया जाना चाहिए और उन्हें इग्नोर नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो हमारा ये वाला आर्टिकल डिस्कस हो गया। अभी हमारे पास नेक्स्ट वाला आर्टिकल है डिस्कस करने के लिए, वो ब्रह्मोस के एक्सपोर्ट करने के रिगार्डिंग है। देखिए ब्रह्मोस क्या है कि 1990 से बनना शुरू हो गया था।
अब 1990 से अभी रसिया और इंडिया का एक जॉइंट वेंचर है, वहाँ की एक डिफेंस कंपनी है एनपीए वो, और ये इंडिया का डीआरडीओ कर, ये दोनों मिलकर के क्या करेंगे कि इस ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण करेंगे। अब ब्रह्मोस मिसाइल की स्पीड बताई जाती है 2.8 मैक। इसका मतलब ये हुआ कि लगभग ये हवा की स्पीड से मतलब 3 गुना ज़्यादा इसकी स्पीड होने वाली है। ठीक है, तो कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं जिन्होंने इस पे इंटरेस्ट जताया है कि देखिए क्या ये 2005, 2007 और 2017 कह रही कि 2005 में क्या हुआ था कि इसका नवल वाला वेरिएंट, मतलब कि जो हमारी नेवी होगी वो इस ब्रह्मोस मिसाइल को यूज कर सकेगी, इसका बहुत सफलतापूर्वक ट्रायल किया गया था। मतलब ब्रह्मोस के 3 वेरिएंट हैं, एक है नवल मतलब हमारी नेवी के लिए है, एक हमारी थल सेना के लिए भी है और एक हमारी वायुसेना के लिए भी है। अब जो लैंड वाला सिस्टम था वो 2007 में एक्सपेरिमेंट हमारा सफल होता है, और हमारी एयरफोर्स के लिए जो ब्रह्मोस का वेरिएंट है कह रहे वो 2017 में सफल होता है, जो हम सुखोई MK-30 के थ्रू करते हैं। और राइट, मतलब ब्रह्मोस एक मिसाइल है जिसकी स्पीड है 2.8 मैक, और इसके तीनों वेरिएंट इंडिया के पास अवेलेबल हैं, जिसकी मारक क्षमता मतलब 400 किलोमीटर की दूरी पर अगर कोई टारगेट है, अगर कोई दुश्मन है तो ये से मार सकता है, अभी जो लेटेस्ट का वेरिएंट है। ऑल राइट, तो इसका मतलब ये हुआ कि इंडिया, क्या ये ब्रह्मोस हम जो बोलते हैं क्या ये इंडिया का सेल्फ रिलायंट है क्या, मतलब ये इसमें टोटल शेयर इंडिया का है, या इंडिया का ज़्यादा है या फिर रसिया का ज़्यादा है। ऑल राइट, इंडिया क्या करेगा कि इंडिया अभी इसने एक्सपोर्ट करने के लिए बोला कि अब मैं फिलीपींस को, ब्राज़ील को, यूएई को, कह रहे काफ़ी लोगों ने इंटरेस्ट जताया है, कह रहे कि हम उसे बेचेंगे। ठीक है, लेकिन हम जैसा पहले बता चुके हैं कि ये ज्वाइंट वेंचर था, इसमें रसिया का भी सहयोग है। इसके जो 65% जो पार्ट हैं कह रहे कि वो तो रसिया ही प्रोवाइड करवाने वाला है। अब चैलेंजेस भी हैं, कह रहे कि हम चाइना को काउंटर करने के लिए हमने एक डील तो साइन कर दी कि चलो ठीक है फिलीपींस को हम ब्रह्मोस मिसाइल बेचेंगे, और ब्रह्मोस मिसाइल बेचने में मतलब फिलीपींस को खरीदने में कोई तकलीफ ना हो, इसलिए हमने क्या कर दिया, हमने उसको $100 मिलियन का क्या कर दिया, लाइन ऑफ क्रेडिट दे दिया। लाइन ऑफ क्रेडिट का मतलब ये होगा कि आप हमसे कोई भी सामान उस अमाउंट का खरीद सकते हो और उसका पेमेंट आप धीरे धीरे करना, और बहुत ही लो इंटरेस्ट पे। ठीक है, लगभग ना के बराबर का इंटरेस्ट रेट आपको पड़ेगा, मतलब एक तरह से आप पैसा आराम से देना, कह रहे हैं आपको ज़्यादा उसमें लॉस नहीं होने वाला है। तो इंडिया ने क्या बोला कि चलो फिलीपींस को अब मैं $100 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट दूंगा और वो ब्रह्मोस मिसाइल परचेज करेंगे। लेकिन इसके पीछे कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं, कह रहे कि देखिए कि ब्रह्मोस मिसाइल का जो सिस्टम है, जहाँ से वो जिस बैटरी से वो लॉन्च किया जाएगा, कह रहे वो बहुत एक्सपेंसिव है, कह रहे कि वो 2000 करोड़ रुपए का है। कह रहे इंटरेस्ट तो काफ़ियों ने जताया है, इंटरेस्ट जताया है, ब्राज़ील ने जताया है, यूएई ने जताया है, ठीक है, तो इवन वियतनाम ने जताया है, बट इन सारी कंट्रीज़ के पास मतलब ये 2000 करोड़ रुपए का केवल सिस्टम खरीदने का पैसा नहीं है। इंडिया ने तो दे दिया कि 100 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट, लेकिन एक कंडीशन और है, एक प्रॉब्लम और है यहाँ पे कि काटसा एक्ट, चूँकि रसिया किसी भी प्रकार का बिजनेस नहीं कर सकता और रसिया को डॉलर नहीं जाएगा, क्योंकि रसिया के साथ अगर किसी ने डॉलर में ट्रांजैक्शन किया, क्योंकि अगर आप ब्रह्मोस बेचोगे तो 65% आप क्या करोगे कि रसिया की कंपनी से सामान आएगा, रसिया की कंपनी से सामान आएगा तो आप रसिया की कंपनी को आप पे करोगे, अगर आप रसिया की कंपनी को पे करते हो तो डॉलर में ही तो पे करोगे, और डॉलर में किसी भी प्रकार का ट्रांजैक्शन क्या किया है अमेरिका ने बैन करके रखा हुआ है, सैंक्शन लगा के रखा हुआ है कि आप रसिया से अगर किसी ने किसी भी प्रकार का ट्रांजैक्शन किया तो हो क्या वो क्या उसके ऊपर भी बैन लगा देगा, उसके ऊपर भी सैंक्शन लगा देगा। ऑलराइट, अब राइटर कहते हैं इंडिया के पास अभी इस समय 2 रास्ते हैं, कह रहे जिस प्रकार से S-400 खरीदते समय हम वेबर की डिमांड कर रहे थे, कह रहे उसी प्रकार से हम चाइना को मतलब एक उसमें सेंटर ऑफ मास में ले लें, हम बोले कि हम तो चाइना को काउंटर कर रहे हैं इसलिए आप हमें इसमें वेबर दे दो। कह रहे कि अभी तो ये बातें क्लियर नहीं है, इवन S-400 में भी इंडिया को क्लीन चिट मिलेगी, कह रहे ये वाली बात भी क्लियर नहीं है। कह रहे यदि इंडिया इन दोनों ही प्रॉब्लम को अगर वो रिजॉल्व कर ले, एक ये कि वो कैसे फाइनेंस करेगा उन कंट्रीज़ को जिन कंट्रीज के पास ये कैपेसिटी नहीं है कि वो इसे परचेज कर सके,
ठीक है। तो आप उनको आप क्या करोगे, आप उन्हें ईजिली लोन दे दोगे। और दूसरी बात ये है कि जैसे अमेरिका हुआ, तो अब अमेरिका के सैंक्शन आपके ऊपर ना लगे, या फिर जो खरीदने वाली कंट्री है, क्योंकि इनडायरेक्टली तो वही पे करेंगे, करें उनके ऊपर भी इस प्रकार के सैंक्शन ना लगे। करें अगर इस दोनों ही बातों को अगर आपने इंश्योर कर लिया, तो उसके बाद होगा क्या, ब्रह्मोस का आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। करें ब्रह्मोस ना केवल आपकी मतलब आर्मी की ताकत बनेगी, बल्कि उस कंट्री की भी आर्मी की ताकत बनने वाली है। ऑल राइट। कह रहे ब्रह्मोस का कौन सा वेरिएंट हम लोग बेचने वाले हैं, क्या हमारे पास जो 400 किलोमीटर वाला है क्या वो बेचेंगे क्या। कह रहे कि देखिए रेंज में थोड़ी सी यहाँ पर लिमिटेशन है, क्योंकि ब्रह्मोस में हमारे पास कई रेंज के मिसाइलें हैं, तो हम एक लोअर वन हम इन कंट्रीज़ को क्या करेंगे, हम सेल करेंगे। राइटर यहाँ पे इन्हीं चीज़ों की बात करते बोलते हैं कि देखिए हम 1990 से इसे डेवलप कर रहे थे, और इंडिया के पास एक और ऑप्शन ये है कि इसी का कोई और वेरिएंट हम निकालें और हम उसे सेल्फ रिलायंट हो करके कि वो मेरा अपना खुद का मिसाइल हो। क्योंकि अगर इंडिया में अगर चीज़ें मैन्युफैक्चर हो रही हैं, तो इंडिया के पास टेक्नोलॉजी तो आ ही चुकी है, तो हम इसका अपग्रेडेड वर्जन मतलब कि बिना किसी के मदद के भी हम इसे डेवलप कर सकते हैं। यानी एक ये वाला भी ऑप्शन पॉसिबल है, ठीक है। लेकिन ब्रह्मोस को हमें ज़्यादा फोकस मिला है, ज़्यादा हमको अटेंशन मिला है, तो ब्रह्मोस पर हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो हमारा ये वाला आर्टिकल क्या हो गया, डिस्कस हो गया। अभी हमारे पास जो ये वाला आर्टिकल है वो इन्फ्लेशन के रिगार्डिंग है। अब इन्फ्लेशन में देखिए दो तरीके से काउंट होता है। इन्फ्लेशन मतलब क्या, महंगाई, मतलब वस्तुओं की कीमतें अगर बढ़ने लग जाए तो आप बोलोगे कि ये इसमें इन्फ्लेशन रेट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और अगर वस्तुओं की कीमतें अगर गिरने लग जाए तो आप बोलोगे कि इन्फ्लेशन क्या हो रहा है, गिर रहा है। इन्फ्लेशन का टारगेट रखा जाता है 2% to 6%। ये 2011-12 से लेकर के अभी तक का 2016-17 से ये टारगेट स्टार्ट किया गया था कि 2% से लेकर के 6% तक हम क्या रखेंगे, अपना इन्फ्लेशन रखेंगे। अब बात आती है कि अच्छा इन्फ्लेशन के लिए हम किन दो टूल्स का यूज़ करेंगे। एक होता है CPI और एक होता है WPI। और राइट, तो CPI और WPI दोनों में डिफरेंस क्या होता है। देखिए डिफरेंस कुछ नहीं है, मेथड उनका कैलकुलेट करने का सेम है, बट कुछ प्रोडक्ट क्या होते हैं इसमें ऐड ऑन हो जाते हैं। जैसे फूडिंग वगैरह के जो होते हैं प्रोडक्ट होते हैं, कह रहे वो आपको CPI वाले में कैलकुलेट होते हैं और WPI में कैलकुलेट नहीं होते हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसे ही जो प्रोडक्ट के जो वेरिएंट है, कह रहे कि आप इसमें ज़्यादा पाओगे, वो आप उसमें कम पाओगे, और कुछ वेटेज का डिफरेंसेस रहता है। क्योंकि होता क्या है कि WPI या CPI है क्या कि होल प्राइस इंडेक्स इसको बोलते हैं, और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, कह रहे वो कंज्यूमर को मद्देनजर रखते हुए बनाया जाता है, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा कि वेरियस प्रोडक्ट को लेंगे, फिर उनका वेटेज मीन निकाल लेंगे, फिर उसको परसेंटेज असाइन करेंगे कि कौन कितना ज़्यादा उपयोगी है, कौन कितना ज़्यादा यूज़फुल है, कह रहे उसके अनुसार कह रहे वो एक परसेंटेज काउंट करते हैं। तो राइटर यहाँ कहते हैं कि जो इंडिया का इन्फ्लेशन रेट है, कह रहे कि 2% से लेकर के 6% के बीच में कह रहे टारगेट किया गया है, ठीक है। अब उसी को कहते हैं कि कैसे उसे मेंटेन किया जा सकता है। कह रही बहुत कम भी अच्छा नहीं होता और बहुत ज़्यादा भी अच्छा नहीं होता। और राइटर एक बात और बोलते हैं कि 2011-12 से लेकर के अब तक क्या हो रहा है कि इन्फ्लेशन गिर ही रहा है और इन्फ्लेशन बढ़ नहीं रहा है। और राइट, और इससे ज़्यादा इस आर्टिकल में और कोई बात मेंशन की नहीं है, कोई बुलेट पॉइंट है नहीं, तो कोई मीन नहीं, ये वाला आर्टिकल डिस्कस हो गया। अभी हमारे पास नेक्स्ट वन आर्टिकल है डिस्कस करने के लिए, वो बैंक के प्राइवेटाइजेशन के रिगार्डिंग है। देखिए 1969 में हुआ क्या कि 14 बैंकों का प्राइवेटाइजेशन होता है। फिर 1983 के आसपास कुछ और बैंकों का नेशनलाइजेशन हो जाता है। अब ये 1969 के पहले केवल 1833 ग्रामीण बैंक थे, मतलब ऑल ओवर इंडिया में केवल 1833 ही ग्रामीण बैंक थे, मतलब गांवों में बैंकों का जो पेनिट्रेशन था, कह रहे बहुत कम था। कब? नेशनलाइजेशन के पहले, और नेशनलाइजेशन स्टार्ट होता है 1969 के बाद से। अब 1969 के बाद से जब से नेशनलाइजेशन स्टार्ट हुआ, कह रहे उसके बाद से ये 1833 जो ब्रांचेस है, कह रहे इसकी जगह पे 1995 तक 35,000 जो ब्रांचों का क्या हुआ था, पेनिट्रेशन हुआ था। इससे जो साहूकार हुआ करते थे, जो मनी लेंडर हुआ करते थे, उनका धीरे धीरे प्रभाव कम हुआ। मतलब पूरा जो सोशल और जो इकोनॉमिक स्टैंडर्ड होता है ग्रामीण परिवेश का, कह रहे वो इंक्रीज होता है।
कह रहे हैं कि आप अगर इस प्राइवेटाइजेशन की बात कर रहे हो तो क्या कोई ज़रूरी है कि जो प्राइवेट बैंक हैं कह रहे वो बहुत ही ज़्यादा इफ़िशियंट होता है। कह रहे हैं कि अभी तक अगर आप हाल के उसमें देखोगे, टाइम फ्रेम में देखोगे, तो वो जो प्राइवेट बैंक होते हैं पूरी तरह से तो दिवालिया हो जाती हैं और लोगों का पैसा डूब जाता है। और जो एक बैंक में अगर बैंक दिवालिया हो जाता है या किसी प्रकार का अगर लॉस होता है, अगर वो प्राइवेट बैंक है, तो 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा का इंश्योरेंस नहीं होता। 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा इंश्योरेंस का मीन ये है कि अगर सब लॉस हो गया, सब खत्म हो गया, तो 2.5 लाख रुपए ही आपको रिटर्न बैक मिलने वाले हैं। यानी कि भले आपका वहाँ पे 10 लाख रुपए या 20 लाख रुपए पड़ा था, कह रहे आरबीआई उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ठीक है, तो ठीक उसी तरह जो लोगों का ट्रस्ट डेवलप हुआ है, क्योंकि नेशनलाइज बैंक है तो लोगों को एक बिलीव होता है मेरा पैसा कैसा भी है एक सरकार के पास है। ठीक है, तो इसकी वजह से लोगों का ट्रस्ट, लोगों का अकाउंट कह रहे धीरे धीरे बैंक में ओपन हुआ है। लेकिन अगर आप उसे वापस से रिवर्स करने की बात कर रहे हो तो पहली बात तो जो पेनिट्रेशन हुआ है, क्योंकि जो कॉर्पोरेट बैंक्स होंगी कह रहे वो केवल प्रॉफिट मेकिंग के लिए काम करेंगे। जहाँ पर भी उन्हें बिजनेस थोड़ा सा भी कम मिलेगा, कह रहे वो वहाँ पर बिल्कुल भी जाना नहीं चाहेंगे। और जो धीरे धीरे होंगी क्या कि वो ब्रांचेस को क्लोज करना स्टार्ट करेंगे, बोलेंगे कि अच्छा, क्योंकि कॉस्ट कटिंग सबसे पहला अप्रोच होता है। अगर कभी भी अगर रिसेशन आता है तो जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है वो पहले कॉस्ट कटिंग करना स्टार्ट करता है। पहले अपने एम्प्लॉई को हटाना स्टार्ट करेगा, ब्रांचेस को बंद करना शुरू करेगा। ठीक है, जो ब्रांचेस बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रही हैं, केवल उन्हीं को क्या वरीयता दी जाएगी। तो राइटर का कहना यह है कि इससे होगा क्या कि जो आप रूरल डेवलपमेंट की जो आप बात कर रहे थे, कह रहे हैं कि वो होगा क्या कि कहीं ना कहीं एक साइड में रखा जाएगा। ठीक है, तो आज भी मेरे पास जितने भी रेलिवेंट आर्टिकल थे ऑलमोस्ट वो सारे आर्टिकल डिस्कस हो चुके हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।